फिर आता है सेक्शन 154, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। वेरी सिंपल सेक्शन, एक आध बार कभी इस पे क्वेश्चन आता है, इतना कॉमन नहीं है, लेकिन देखो क्या लिखता है। विद अ व्यू टू रेक्टिफाइंग एनी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब है जो रिकॉर्ड पे विजिबल है। रिकॉर्ड का मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अवेलेबल है उससे ये मिस्टेक सरासर नजर आ रही है, साफ नजर आ रही है, उसको कहते हैं मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। ये मिस्टेक ऐसी नहीं है कि जिसको एविडेंस ला करके या आर्ग्यूमेंट से प्रूव किया जाए, ऐसा नहीं, जो बिल्कुल मिस्टेक है, एब्सोल्यूट मिस्टेक, उसको कहते हैं मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। और वो रिकॉर्ड से नजर आ रही है, कोई एडिशनल एविडेंस लाने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड पे जो एविडेंस अवेलेबल है उसी से ये दिख रही है, तो उसको रेक्टिफाई करने का राइट है एओ के पास। तो जो एओ ने ऑर्डर पास किया था वही रेक्टिफाई करता है, सेम ऑफिसर रेक्टिफाइज। अच्छा, एओ तो मैंने लिखा, लेकिन ये टेक्निकल वर्ड क्या लिखा है देखो, एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो उसमें एओ भी आ गया, कमिश्नर भी आ गया, कमिश्नर अपील्स भी आ गया, ये सब लोग अपने अपने जो ऑर्डर्स है ना तो वो यहीं पर रिवाइज करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे 154 के अंदर। कमिश्नर जो उसके रिविजनरी पावर्स है, जो अपन आगे चल के अगले चैप्टर में देखेंगे अपील्स एंड रिवीजन में, कमिश्नर को रिवीजन के पावर्स होते हैं 263 और 264 के अंदर। तो उसमें अगर उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया है और बाद में पता चला कि उसमें मिस्टेक है तो उसको वो यहीं पर रेक्टिफाई करेंगे 154 के अंदर। तो देखो उसमें लिखा है इनकम टैक्स अथॉरिटी, एक वर्ड तो आप अंडरलाइन कर लो, एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी मे अमेंड एनी ऑर्डर पास बाय इट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जो भी ऑर्डर्स है उनको रेक्टिफाई करेंगे। नंबर 2, इंटीमेशन और डीम्ड इंटीमेशन अंडर 143(1) समरी असेसमेंट जो देखा था हमने शुरुआत में, उसको भी वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। देन इंटीमेशन अंडर 200A सबसेक्शन 1, ये टीडीएस का जो इंटीमेशन आता है। एन इंटीमेशन अंडर 206CB सबसेक्शन 1, यानी टीसीएस का जो इंटीमेशन आता है, ये टीडीएस टीसीएस के चैप्टर में आप पढ़ोगे, बाद में अपन देखेंगे। तो इसमें भी वही रहता है, समरी असेसमेंट होता है। जब हम टीडीएस के स्टेटमेंट्स भरते हैं या टीसीएस का स्टेटमेंट भरते हैं तो उसको वो करेक्शन करके इंटीमेशन भेजते हैं, और अगर उस इंटीमेशन में गलती हो गई तो बाद में उसको रिवाइज करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो उसको रेक्टिफाई करने का पावर है। तो इंटीमेशंस भी रेक्टिफाई होते हैं, याद रखो आप। ऑर्डर्स तो रेक्टिफाई होते ही है, ऑर्डर्स में तो सारे आ गए 143(3), 144, 147, 153A, ये सारे तो असेसमेंट ऑर्डर हो गए। फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज के तो और भी बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं ना, ये तो असेसमेंट ऑर्डर्स है। फिर अपीलेट ऑर्डर्स होते हैं, कमिश्नर अपील्स का ऑर्डर 250, फिर कमिश्नर के ऑर्डर्स 263, 264, बहुत सारे। तो जो जो ऑर्डर्स है वो सब रिवाइज होंगे, इंटीमेशन भी रिवाइज हो सकता है, ठीक है, गुड। लेकिन 1A में डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर है, पार्ट मर्जर, क्या लिखता है, where the matter has been considered and decided in the proceeding by way of appeal or revision, the authority passing such order may amend the order in relation to any other matter which has not been so considered and decided. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इसको अच्छे समझ लो, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर कहते हैं। यानी ये एक ओरिजिनल ऑर्डर आया एओ का, इसके अंदर 7 पॉइंट्स डिसाइड हुए थे, जिसमें से 4 पॉइंट्स को असेसी ने अपील में लेके चले गया, इस पे अपील हो गया और बाद में सीआईटी अपील्स या ट्राइब्यूनल वगैरह में वो डिसाइड हो गया है। अब बचे हुए 3 पॉइंट है जिसमें कोई अपील नहीं हुआ था, ना तो इसमें कोई डिसीजन आया है। अब ये एओ को मालूम पड़ता है कि ये 4 पॉइंट में उसका मिस्टेक है, कैन ही रेक्टिफाई? जो पॉइंट्स अपील में जा चुके हैं, क्या एओ उसको रेक्टिफाई कर सकता है? नहीं, क्योंकि अपील में जा चुके हैं। तो अपील में गए यानी कि ये मर्ज हो गए, दे गेट मर्ज्ड विथ appellate order,
अपेलेट ऑर्डर जो होता है ना, जो है ना अपील में जो ऑर्डर आता है उसको अपेलेट ऑर्डर कहते हैं, उसके साथ ये मर्ज हो जाता है, इसका ऑर्डर मर्ज हो गया, मर्ज हो गया तो अब एओ जो है वो इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता. एओ कैनॉट रेक्टिफाई these 4 points even if there is a mistake. लेकिन जो 3 पॉइंट अपील में नहीं गए हैं और वहां डिसाइड नहीं हुए उसको रेक्टिफाई कर सकता है क्या? यस, एओ कैन रेक्टिफाई अंडर 154. सिमिलरली 147 में भी देखा था, इसको वो रीअसेस भी कर सकता है अंडर सेक्शन 147, मगर ये 4 पॉइंट जो अपील में जा चुके हैं उसको वो रीअसेस नहीं कर सकता. AO cannot rectify under 154. AO cannot reassess under 147. दोनों सेम लाइंस पे चलते हैं, 147 एंड 154. तो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट मर्जर कहते हैं. पार्ट मर्जर क्योंकि जो पॉइंट अपील में गए वो मर्ज हो गए, जो पॉइंट अपील में नहीं गए वो मर्ज नहीं हुए, वो स्टैंडिंग है, यानी एओ का ऑर्डर स्टैंडिंग है ये 3 पॉइंट के ऊपर, इसलिए वो उसको रेक्टिफाई या रिवाइज कर सकता है. आया समझे? सिंपल. फिर वापस आओ. फिर 2 में क्या लिखता है देखो, द अथॉरिटी कंसर्न में मेक एन अमेंडमेंट ऑन ओन मोशन, यानी किसके कहने पे रेक्टिफाई करेगा. अब यहां से बिल्कुल सिंपल थियरी पॉइंट्स, किसके कहने पे करेगा? खुद से. ओन मोशन यानी बाय हिमसेल्फ, अगर उसको मिस्टेक नजर आती है तो खुद कर लेगा. या फिर shall make such amendment for rectifying any such mistake which has been brought to its notice by the assessee or the deductor, ये TDS वाले केस में, or the collector, ये TCS वाले केस में, and where the authority concerned is the commissioner appeals by the assessing officer also. commissioner appeals का order है तो उसमें assessee भी उसको बता सकता है कि मिस्टेक है और assessing officer भी बता सकता है कि मिस्टेक है, फिर वो रेक्टिफाई करेंगे. फिर बहुत सिंपल से पॉइंट से आगे कि अमेंडमेंट विच हैज द इफेक्ट ऑफ एनहांसिंग एन असेसमेंट और रिड्यूसिंग अ रिफंड, अगर ऐसा है तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने का है, उसके बिना काम नहीं चलेंगे. प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, reasonable opportunity of being heard shall be given to the assessee, the deductor or the collector as the case may be. Then where the amendment is made under this section, the order shall be passed in writing. Obviously ये जो रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है वो राइटिंग में आना चाहिए. और 5 में लिखा है कि अगर रिड्यूसिंग द असेसमेंट है, इसका इफेक्ट रिड्यूसिंग है यानी टैक्स कम होने वाला है, तो फिर रिफंड देने का है. एओ शैल मेक अ रिफंड to the assessee, the deductor or the collector as the case may be. और अगर बढ़ने वाला है, enhancing है, तो वो डिमांड नोटिस सर्व करेगा. shall serve on the assessee, deductor or collector a notice of demand. डिमांड नोटिस देगा. कितना सिंपल है. और 7 और 8 में लास्ट में टाइम लिमिट दिया है. 7 कहता है कि जो अमेंडमेंट है उसको 4 साल के अंदर करने का है. 4 years from the end of the financial year in which the order sought to be amended was passed. यानी जिस साल में ओरिजिनल ऑर्डर पास हुआ था उसके बाद 4 साल में उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, उसके बाद नहीं. तो 4 years का टाइम है. लेकिन अगर असेसी ने अप्लाई किया है, अगर असेसी या डिडक्टर या कलेक्टर अप्लाई करता है तो वहां पर 6 महीने का टाइम है. 6 months from the end of the month in which the application was received. जिस समय एप्लीकेशन मिला तो वहां से 6 महीने के अंदर अंदर उसको रेक्टिफाई करने का है, तो वो दिया जाता. लेकिन यहां लिखा है विदाउट प्रिजुडिस, ये पॉइंट समझाता हूं मैं आपको. विदाउट प्रिजुडिस टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 7, यानी ये यहां 4 साल का टाइम दिया है. Where an application for amendment is made by the assessee or the deductor or the collector as the case may be, the authority shall pass an order within a period of 6 months from the end of the month in which the application is received, for received by making the amendment or refusing to allow the claim. अगर अथॉरिटी को लगता है कि मिस्टेक नहीं है तो रिफ्यूज कर देंगे, अगर लगता है कि मिस्टेक है तो रेक्टिफाई कर देंगे. जो भी करना है 6 महीने में करो.
लेकिन ये विदाउट प्रिजुडिस जो बोला है ना, तो उसका मतलब क्या है, ये अच्छे से समझो आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको नहीं समझोगे ना तो मिस्टेक करके आओगे एग्जाम में। अब क्या बोला है देखो, यहां ऑर्डर आया ओरिजिनल कौन से साल में, मान लो 15-16 में, 15-16 में अगर ओरिजिनल ऑर्डर आया है तो यहां से 4 साल का टाइम है रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करने का, यानी कि 31 मार्च 2020 तक रेक्टिफिकेशन हो सकता है। करेक्ट? ऑर्डर जिस साल में पास हुआ उसके बाद 4 साल मिलते हैं, तो 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, यानी 31 मार्च 20 तक हो जाना चाहिए। अब देखो, अगर वो स्यूमोटो करता है तो कभी भी कर सकता है, एनी टाइम विद इन दिस टाइम। अगर स्यूमोटो है तो वो कभी भी कर सकता है। दूसरी बात कि अगर एप्लीकेशन आया है तो क्या होगा, देखो यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझो आप। अगर एप्लीकेशन आया है और एप्लीकेशन जो आया है फॉर रेक्टिफिकेशन वो आया है 10 जून 2017 को, 10 जून 2017 को एप्लीकेशन आया, तो यहां से क्या वो 3 साल में करेगा कभी भी? ये वो कहेगा हाँ ठीक है ना, अभी बहुत टाइम है, करेंगे आगे आराम से करेंगे, तो ऐसा नहीं। तो यहां पे सबसेक्शन 8 कहता है कि यहां से 6 महीने के अंदर अंदर कर दो। तो ये कौन से मंथ में आया, जून में आया ना, तो जून के बाद 6 महीने गिनो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इसका जो रेक्टिफिकेशन है वो 31 दिसंबर 17 के पहले पहले हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। और तीसरा पॉइंट देखो क्या है, तीसरा पॉइंट ऐसा मैं लिखता हूं कि जो एप्लीकेशन आया, अब इंटरेस्टिंग बात देखो, एप्लीकेशन जो आया है वो आया है 1 मार्च 20 को, तो 31 मार्च 20 को तो टाइम खत्म होने वाला है, 4 साल खत्म होने वाले, और एप्लीकेशन 1 मार्च को आया है। तो अब क्या ये 6 महीने अपन गिनेंगे क्या, जैसे यहां 6 मंथ्स अपन ने देखा था फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, तो यहां भी अगर 6 महीने देखेंगे तो वो 6 महीने तो 4 साल के बाहर जा रहे हैं ना 4 साल के बाहर जा रहे, तो फिर 6 महीने का टाइम रहेगा कि 31 मार्च 20 तक का ही टाइम रहेगा। कौन सा रहेगा? तो इसलिए यहां लिखा है कि ये सबसेक्शन 8 है, वो सबसेक्शन 7 है, और 8 में क्या लिखा है, विदाउट प्रिजुडिस टू 7, का मतलब यह है कि सबसेक्शन 8 सबसेक्शन 7 को ओवरराइड नहीं करेगा। तो यहां जो रेक्टिफिकेशन का टाइम है वो 31 मार्च 20 ही रहेगा, एक्सटेंड नहीं होगा, तो यहां टाइम बस इतना रहेगा, एंड नॉट गो बियॉन्ड दैट टाइम, यानी वो 6 महीने जो है वो 4 साल के बियॉन्ड नहीं जा सकते, उसके अंदर रहेंगे, उसके आगे नहीं जा सकते, ऐसा उसका कहने का मतलब है। समझे? गुड। लेकिन अब ये डायग्राम बनाई है तो और एक पॉइंट बता दूं कि मान लो कि हमने एप्लीकेशन तो टाइम लिमिट के अंदर किया, एप्लीकेशन करने का कोई टाइम दिया नहीं है, तो यू कैन डू इट टिल 31 मार्च 20, कभी भी कर सकते हैं आप, 4 साल के अंदर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर हमने एप्लीकेशन टाइम लिमिट के अंदर किया है और ऑफिसर ने ऑर्डर ही पास नहीं किया, तो फिर क्या, उसने ऑर्डर पास नहीं किया, फिर वो हाथ खड़े कर देगा, वो कहेगा अब मैं कर नहीं सकता, मेरा टाइम खत्म हो गया है, तो असेसी तो लटक जाएंगे ना बीच में, ना इधर का ना उधर का रेक्टिफिकेशन भी नहीं मिला, जस्टिस भी नहीं मिला, और टाइम खत्म हो गया। तो कोर्ट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, और सर्कुलर भी इशू किया है गवर्नमेंट ने, उसमें अभी नीचे अपन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि अगर आपने एप्लीकेशन टाइम लिमिट के अंदर किया है 4 साल के खत्म होने के पहले, देन इन दैट केस द ऑफिसर इज बाउंड टू रेक्टिफाई योर असेसमेंट ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, चाहे टाइम क्यों लैप्स ना हो गया हो, टाइम लैप्स हो जाने के बाद भी उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ही कैन नॉट रिजेक्ट। एओ नहीं तो पहले तो फाइल रख देगा नीचे, फिर कहेगा अरे अब तो टाइम खत्म हो गया, तो ऐसे नहीं चलता, ही हैज टू रेक्टिफाई, उसको करना ही पड़ेगा ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। तो ऐसा है, सिंपल है। तो वो देखो पे नीचे दिया है, डिपार्टमेंटल सर्कुलर भी दिया है उसमें कि इन ऑल केसेस वेयर अ वैलिड एप्लीकेशन
154 में आया है, has been filed by the assessee within the statutory time limit but was not disposed of by the authority within the time limit of subsection 7. It may be disposed of by that authority even after the expiry of the statutory time limit on merits and in accordance with law. और एक सर्कुलर है, उसमें बहुत पुराना है, 1971 का, तो कोई काम का भी नहीं है, कि where the assessee moves an application under 154 pointing out that in the light of a later decision of the Supreme Court pronouncing the correct legal position, a mistake had occurred in the completed assessments. In his case, the application shall be acted upon provided the same has been filed within the time and is otherwise in order. ये अपन बेनिफिट ले सकते हैं, सिंपल. फिर रेक्टिफिकेशन के कुछ केस लॉज है, लास्ट में अपन देख लेते हैं. तो पहला केस है स्कोप ऑफ प्रोविजन के ऊपर, कि मिस्टेक जो रेक्टिफाई होती है वो कौन सी मिस्टेक होनी चाहिए, ऑब्वियस एंड पेटेंट, क्योंकि वहां वर्ड है ना मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही था. इट शुड बी वेरी ऑब्वियस मिस्टेक. ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि जिसको सबूत लगा करके प्रूव करना पड़े, एविडेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए, प्रूविंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी सेल्फ एविडेंट मिस्टेक. तो उसको यहां रेक्टिफाई किया जा सकता है. तो वहां लिखा है, ये देखो, अ डिसीजन ऑन अ डिबेटेबल पॉइंट ऑफ लॉ इज नॉट अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड. तो अगर डिबेटेबल इशू है कोई तो उसको मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं कहेंगे, तो वहां सेक्शन 154 अप्लाई नहीं होगा. सेकेंड एक केस है कि इवन अ मिस्टेक ऑफ लॉ विच इज ग्लेयरिंग एंड ऑब्वियस कैन बी रेक्टिफाइड. मिस्टेक दोनों हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज वेल एज मिस्टेक ऑफ लॉ. अगर वो ग्लेयरिंग और ऑब्वियस है तो फिर उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. Then third case says that point which is not examined on fact or in law cannot be dealt with as a mistake apparent from record. यानी ओरिजिनल असेसमेंट करते वक्त ये पॉइंट को डिस्कस ही नहीं किया गया था, ना तो फैक्ट्स के ऊपर ना लॉ के ऊपर, तो उसको मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि वो तो डिस्कस ही नहीं हुआ था ना, तो मिस्टेक कैसे कहेंगे? तो वो पॉइंट है कि rectification under 154 can only be made when glaring mistake of fact or law has been committed by the officer passing the order and it becomes apparent from the record. Rectification is not possible if the question is debatable. Moreover, the point which is not examined on fact or in law cannot be dealt with as a mistake apparent from record. Not examine को underline करो mainly. जो एग्जामिन ही नहीं हुआ था पहले, उसको मिस्टेक कैसे कहेंगे, है ना? जैसे कि एग्जाम में आप करते हो, आंसर गलत लिख के आते हो, तो ठीक है, वो मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड. लेकिन एक आंसर छोड़ के आ गए, तो जो आंसर छोड़ दिया उसको मिस्टेक कहेंगे क्या? नहीं, वो तो छोड़ दिया है ना, उसको मिस्टेक कैसे कहेंगे? देन रेक्टिफिकेशन एट द बिहेस्ट ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स इज नॉट परमिसिबल. एट द बिहेस्ट यानी उनके कहने पर. तो तुमको कमिश्नर ने बुला के कहा, एओ इधर आओ, जाओ जाके इसको रेक्टिफाई करो, ऐसा नहीं हो सकता. ये स्यू मोटो होता है या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ असेसी होता है, करेक्ट? तो सुपीरियर ऑफिसर्स उसको फोर्स नहीं कर सकते एओ को कि तुम तुम्हारे ऑर्डर को रेक्टिफाई करो. अगर कमिश्नर को लगता है तो वो खुद ले सकता है ना, 263 264 में वो खुद भी कर सकता है. अपील में अपन स्टडी करेंगे, तो वो आपको फोर्स नहीं कर सकता. फिर नेक्स्ट केस है relief not claimed by assessee. Relief not claimed by assessee is allowable in rectification proceedings. यानी अगर ओरिजिनल रिटर्न में जैसे उसने कोई रिलीफ क्लेम नहीं किया था, कोई बेनिफिट अवेलेबल था लेकिन क्लेम नहीं किया, तो वो भी क्लेम कर सकता है. इसके अंदर 154 के अंदर वहां लिखा है, देखो, रिलीफ could be granted to him by an order under section 154 by rectifying the assessment, even though that relief had not been claimed by assessee in the original assessment proceedings. Simple. फिर एक केस है कि successor ITO cannot cancel predecessor's rectification order. एक ऑफिसर ऑर्डर पास करके गया और दूसरा ऑफिसर बाद में आया, कहता है कि मैं इसको कैंसिल करता हूं, ऐसा नहीं कर सकता. सिंपल केसेस कुछ है जो खास काम के नहीं रहते.
Then ITO cannot rectify mistake in AAC's order. AAC यानी appellate commissioner. तो appellate commissioner के order में ITO rectification कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो उससे बड़ा authority है ना. Lower authority cannot rectify the orders of higher authority. Simple. Then commissioner can rectify his own order. Obviously commissioner का अगर कोई order है CIT का, तो उसको भी वो rectify कर सकता है, because CIT is also an income tax authority. All income tax authorities can rectify their orders under 154, including commissioner. जैसे कमिश्नर का ऑर्डर कौन सा होता है? 263, 264, जो अपन अपील्स में पढ़ेंगे, अपील रिवीजन में. तो अगर उसपे कोई मिस्टेक हो गया है तो उसको रेक्टिफाई कहां करेंगे? 154 में ही करेंगे. तो 263, 264 के ऑर्डर को भी रेक्टिफाई कहां करेंगे? 154 के अंदर ही करेंगे. Then matters considered treated as considered by appellate authority cannot be reopened. Obviously, एक बार appellate authority के ऑर्डर में आ गया तो वो क्या हो गया? merge. Doctrine of merger applies, and therefore the assessing officer cannot reopen and rectify his order. फिर रिकॉर्ड के ऊपर कुछ केसेस है, वो सिंपल वाले होते हैं. तो रिकॉर्ड यानी क्या? क्योंकि अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड बोलता है ना, मिस्टेक कौन सी होनी चाहिए? अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड? तो वहां पे 2-4 केसेस है, देखते अपन. तो उसमें लिखता है कि रिकॉर्ड referred to under 154 does not mean merely the order of assessment, but comprises all proceeding on which assessment order is based, and the ITO is entitled for the purpose of exercising his jurisdiction under 154 to look into the whole evidence and the law applicable to ascertain whether there was any error. तो पूरे रिकॉर्ड को चेक किया जाएगा. पूरे रिकॉर्ड में आपने जो जो एविडेंसेस सबमिट किए हैं सब कुछ कंसीडर किया जाएगा. Similarly, next case है कि record for the purpose of 154 does not merely mean assessment order. Things which accompany return are also part of the record. हमने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हुआ है, तो ये सब रिकॉर्ड का पार्ट माना जाएगा. Then record under 154 means record of the case comprising the entire proceedings, including documents and materials produced by the parties and taken on record by authorities, which were available at the time of passing of the order, which is subject matter of proceeding for rectification. They cannot go beyond the records and look into fresh evidence. Important point. They cannot look into fresh evidence. Fresh evidence को consider नहीं किया जाएगा 154 के अंदर, याद रखो. Or material which were not part of the record at the time the order was passed. और आखिरी है वो भी वैसे ही है कि डॉक्यूमेंट्स आउटसाइड द रिकॉर्ड कैन नॉट बी रिफर्ड टू. जो चीजें एक्सट्रेनियस है, जो रिकॉर्ड में नहीं है, ओरिजिनल रिकॉर्ड में, उसको कंसिडर नहीं किया जा सकता. तो उसमें लिखा है अंडर सेक्शन 154 देयर हैज टू बी अ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड. इन अदर वर्ड्स, अ लुक एट द रिकॉर्ड मस्ट शो दैट देयर हैज बीन एन एरर एंड दैट एरर मे बी रेक्टिफाइड. Reference to documents outside the record and the law is impermissible when applying 154. फिर उसके बाद एक छोटा सा सेक्शन है 155 called as other amendments. ये जो other amendments है इसको अपन compulsory rectification भी कह सकते हैं या statutory rectifications. ये सारे सेक्शंस अपन पढ़ चुके हैं अलग अलग जगह पे. खास करके कैपिटल गेन के काफी सारे पॉइंट्स है, कुछ बिजनेस हेड के हैं, कि जहां पे लिखा रहता है कि रेक्टिफिकेशन किया जाएगा कोई पास्ट असेसमेंट ईयर का. तो वो रेक्टिफिकेशन फिर कितने साल में होंगे? 4 साल का टाइम है रेक्टिफिकेशन का. तो वो 4 साल कहां से गिना जाएगा वो यहां पे लिखा है सेक्शन 155 के अंदर. तो देखो समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा. पहला पॉइंट है 40B, इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर. ये क्या है कि असेसमेंट हुआ किसके हाथ में? फर्म के हाथ में. फर्म का असेसमेंट हुआ. फर्म के असेसमेंट की वजह से पार्टनर के हाथ में असेसमेंट करना है. या फर्म का अपील में केस डिसाइड हुआ तो उसका इफेक्ट पार्टनर को देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर का जो रेम्यूनरेशन है वो फर्म के ऊपर डिपेंड करता है. तो फर्म का इनकम अगर आप कम ज्यादा करोगे तो पार्टनर का जो टैक्सेबल रेम्यूनरेशन है वो भी कम ज्यादा होगा.
और इसकी वजह से ये जो असेसमेंट फाइनलाइज होगा फर्म का, तो उसकी वजह से पार्टनर का भी रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो वो दिया है कि पार्टनर के हाथ में हम रेक्टिफिकेशन कब करेंगे, विद इन 4 years। 4 साल में टाइम है, लेकिन 4 साल कहां से गिना जाएगा? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द फाइनल ऑर्डर वॉज पास्ड इन द केस ऑफ द फर्म। तो कौन सा? असेसमेंट, रीअसेसमेंट, या अपील ऑर्डर्स, या 245 दी सेटलमेंट कमीशन ऑर्डर इन द हैंड्स ऑफ फर्म। तो फर्म में ये ऑर्डर आए, उसका इफेक्ट पार्टनर को देना है, तो 4 साल में दे सकते हैं। कहां से 4 साल? फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। सिंपल। देन 40 बा में एओपी है, सेम लाइंस पे है कि एओपी का असेसमेंट जब फाइनल होगा तो मेंबर को भी करना पड़ेगा, तो वो उसमें है। एक बार उसको पढ़ के छोड़ना है, कोई खास नहीं है ये। फिर सबसेक्शन 4 है, काम का है लॉस, सेट ऑफ लॉसेस। ये क्या होता है कि लॉस और डेप्रिसिएशन हैज बीन रिकम्प्यूटेड अंडर सेक्शन 147। एक असेसमेंट किया था, उसका लॉस ओरिजिनल असेसमेंट में कंप्यूट हुआ था 40 लाख, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, सेट ऑफ भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो 40 लाख का लॉस जिस साल में असेस हुआ था, उसका बाद में 147 में रिवीजन हुआ और वो 40 लाख कम करके 20 लाख पे आ गया, तो वो तो हो जाएगा। अरे लेकिन वो 40 लाख का लॉस आप तो कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर चुके ना, तो जिन सालों में सेट ऑफ किया उस साल का भी तो रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। नहीं तो ये हो जाएगा कि लॉस को तो 20 कर दिया लेकिन सेट ऑफ 40 हो गया, तो गड़बड़ हो जाएंगी ना। तो जिन सालों में ये एडिशनल 20 लाख लॉस सेट ऑफ हुआ है, वो सालों का रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो वो रेक्टिफिकेशन यहां पे होगा। देखो कब होगा? 4 साल में होगा। कहां से 4 साल? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर वाज पास्ड अंडर 147। ये 147 का ऑर्डर जिस साल में पास हुआ, उस साल के आगे 4 साल में हम रेक्टिफिकेशंस करेंगे। यानी कैसे? देखो ये समझाता हूं मैं आपको, रेक्टिफिकेशन कैसे होगा कि ये असेसमेंट ईयर था जिसमें लॉस असेस हुआ था 40 लाख, ठीक है, हो गया। फिर अपन ये 40 लाख सेट ऑफ किया है, 2-3 साल में सेट ऑफ किया हुआ है, 10 लाख 10 लाख और 20 लाख का सेट ऑफ मारा है, ठीक है। ये सेट ऑफ कर दिया, खत्म भी हो गया। फिर ये असेसमेंट सेक्शन 147 में रिवाइज हुआ बाद में, आफ्टर 5 years, और उसमें लॉस को रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस बाई 13 लाख। 13 लाख से लॉस कम हुआ। अभी 13 लाख से जब लॉस कम हो गया तो ये तो हो गया, लेकिन अपने को ये जो साल है जो हमने सेट ऑफ लिया हुआ है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना। अब 13 से कम हो गया, यानी कितना हुआ? 40 से 13 कम हो गया, तो अपन ये 1, 2, 3 साल में सेट ऑफ मारा है, कौन से साल का रेक्टिफाई करेंगे? ये लास्ट ईयर वाला। क्योंकि देखो 13 से कम हो गया यानी 27 लाख तो अवेलेबल है, तो 27 लाख में 10, 10, 20 और यहाँ 7 जो सेट ऑफ किया है वो तो बराबर है। जो उसके ऊपर 13 लाख का सेट ऑफ दिया है वो यहां दिया है ना, तो इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो यहां से इसको रेक्टिफाई करेंगे, ये साल का जो केस है इसको रेक्टिफाई करेंगे अंडर 154 read with section 155 within 4 years from the end of the year in which this order is passed। तो ये 147 ऑर्डर जब पास हुआ उसके आगे 4 साल में ये साल का जो केस है उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरह से रेक्टिफाई होगा। फिर उसके बाद देखो 7B, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 47 क्लॉज 4(5). ये कौन सा केस है? ट्रांसफर बाय होल्डिंग कंपनी टू 100% सब्सिडरी या 100% सब्सिडरी टू इट्स होल्डिंग कंपनी। उसमें फिर अपन ने देखा है ना कि अगर कंडीशन वायोलेट हुए आगे चल के 8 साल में, क्या कंडीशन? के स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना या होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के कुछ भी शेयर्स को बेच देना विद इन 8 years, तो फिर एग्जेम्पशन विड्रॉ करते हैं। और एग्जेम्पशन विड्रॉ करके ओरिजिनल ईयर में टैक्स करते हैं अपन ट्रांसफरर के हाथ में, तो वो जो टैक्स करना है ओरिजिनल ईयर में उसके लिए रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा ना, तो वो यहां करेंगे।
तो देखो कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज डीम्ड टू बी taxable under 47A1 in the previous year in which the original transfer took place, है ना। तो ये रेक्टिफिकेशन होगा अभी, तो कब करेंगे अपन? विद इन 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द वायोलेशन टेक्स प्लेस। यानी कैसे, देखो इसको भी आपको समझाता हूं। ये होल्डिंग कंपनी थी, इसने अपनी 100% सब्सिडियरी को एक एसेट ट्रांसफर किया था। ये एसेट ट्रांसफर किया 15-16 में, इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था मान लो 16 लाख, लेकिन हमने इसको एग्जाम कर दिया, इसको एग्जाम कर दिया ये कहकर कि सेक्शन 47 में एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 47 क्लॉज 4, होल्डिंग टू सब्सिडियरी एग्जेम्प्ट। लेकिन कंडीशन ये है कि ये एसेट जो यहाँ ट्रांसफर हुआ है उसको सब्सिडियरी कंपनी स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट नहीं करेगा 8 साल के अंदर, और होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के एक भी शेयर नहीं बेचेगा 8 साल तक। ये दो कंडीशन है। तो अगर ये दो कंडीशन वायोलेट हुई, वायोलेशन हैपेंस इन प्रीवियस ईयर 21-22, 8 साल तक कंडीशन है। तो अगर ये वायोलेशन हो गया तो फिर क्या करेंगे? ये जो एग्जेम्पशन है उसको विड्रॉ करेंगे और इसको टैक्स करेंगे। तो 15-16 का रीअसेसमेंट, आई मीन टू से रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा ना। तो ये वायोलेशन कब हुआ? 21-22 में। तो इसकी वजह से अगले 4 साल में 15-16 का रेक्टिफिकेशन करेंगे, रेक्टिफिकेशन करके एग्जेम्पशन को विड्रॉ करेंगे और 16 लाख को टैक्सेबल करेंगे। और ये रेक्टिफिकेशन करने का वक्त कितना रहेगा? 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर 21-22। जिस साल में वायोलेशन हुआ उसके आगे 4 साल मिलेंगे एओ को कि ये साल का केस रीओपन करे 15-16 का और उसको रेक्टिफाई करे, रेक्टिफाई करके एग्जेम्पशन को विड्रॉ करे। आए समझ में? तो ऐसा है। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ टाइम अंडर 54H, ये एक इंटरेस्टिंग केस है। कंपलसरी एक्विजिशन पे जब कैपिटल गेन अराइज होता है, ये अपने पढ़े थे, कंपलसरी एक्विजिशन में जब कैपिटल गेन आता है तो इन्वेस्टमेंट के जो टाइम लिमिट्स है लाइक 54 वगैरह सेक्शन में, इन्वेस्टमेंट का जो टाइम होता है वो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉम्पनसेशन लिया जाता है, इंस्टेड ऑफ ट्रांसफर। जो इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है एग्जेम्पशन वाले सेक्शंस में 54, 54F वगैरह, तो उसमें अब टाइम लिमिट कहां से गिना जाता है? फ्रॉम रिसीट ऑफ कॉम्पनसेशन। तो इससे क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूं। इससे ये होता है कि यहां पे मान लो कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, फिर यहां पे अपने को कॉम्पनसेशन मिला फर्स्ट पार्ट 100 लाख, फिर आगे चल के सेकेंड पार्ट मिला कॉम्पनसेशन का, सेकेंड पार्ट मिला अनदर 50 लाख, 2 पार्ट मिले मान लो। टोटल कॉम्पनसेशन 150 डिसाइड हुआ था, तो पहले 100 मिला फिर 50 मिला। अब क्या होता है? सेक्शन 45(5) कैपिटल गेन का क्या कहता है कि टैक्सेबिलिटी अराइजेस व्हेन द फर्स्ट पार्ट इज रिसीव्ड। तो यहां पे कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाता है। मान लो कि यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था 170 लाख, सॉरी 170 कैसे आएगा साला, कॉम्पनसेशन ही तो 150 है, गड़बड़ हो गई है, रुक जाओ, 120 ले लेते। सो 30 लाख माइट बी दी क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 150 में से 30 गया तो 120 बचा लॉन्ग टर्म गेन। अब क्या होता है कि मान लो कि ये जो कंपलसरी एक्विजिशन में गया वो मेरा हाउस था जो कंपलसरी एक्विजिशन में गया, तो मैं तो उस दूसरा हाउस ले सकता हूं 54 में। तो मेरे पास जो टाइम रहता है 54 का वो कहां से शुरू होता है? कॉम्पनसेशन रिसीव से शुरू होगा। 1 year बिफोर, 2 years आफ्टर, या 3 years फॉर कंस्ट्रक्शन, करेक्ट। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में से मान लो कि 70 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया और 70 लाख का एग्जेम्पशन ले लिया, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 70 लाख हो गया, 50 लाख बचा टैक्सेबल,
इस पे अपन ने टैक्स का पेमेंट कर दिए, असेसमेंट बंद हो गया, क्लोज हो गया। उसके बाद सेकेंड पार्ट मिला, आई रिसीव अनदर सेकेंड पार्ट। तो सवाल ये पैदा होगा कि सेकेंड पार्ट जब मिलेगा तो क्या अपने को वापस से नया टाइम मिलेगा इन्वेस्टमेंट का, अनदर टाइम फॉर परचेजिंग अ हाउस? आंसर इज यस, बिल्कुल मिलेगा। तो 54H कहता है कि टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम ईच रिसीट ऑफ कॉम्पेंसेशन, नॉट फर्स्ट बट ईच रिसीट ऑफ कॉम्पेंसेशन। बड़ा इंटरेस्टिंग है 54H, क्या कहता है? जब जब कॉम्पेंसेशन मिलेगा तब तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये पार्ट मिला, हमने फिर इन्वेस्टमेंट किया, 2 साल 3 साल 1 साल टाइम रहेगा, 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर्स आफ्टर फॉर परचेज, 3 ईयर्स फॉर कंस्ट्रक्शन। मैंने फिर यहां पे 40 लाख का घर में इन्वेस्ट किया, तो क्या मेरे को यहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा? क्या यहां मिलेगा? अरे नहीं, यहां तो टैक्सेबिलिटी आई नहीं रही है, तो एग्जेम्पशन कहां से मिलेगा? एग्जेम्पशन तो यहां से लेना पड़ेगा जब हमने कैपिटल गेन चार्ज किया, लेकिन ये तो असेसमेंट कंप्लीट हो गया है, फिर कैसे करेंगे? रेक्टिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन। तो ये 40 लाख जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका इफेक्ट यहां दिया जाएगा, ये जो ईयर है इसको रेक्टिफाई करेंगे, रेक्टिफाई करके फर्दर एग्जेम्पशन देंगे 54 में 40 लाख। तो इसकी वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट करोगे आप, इसकी वजह से यहां रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 रेड विथ 155 सबसेक्शन 7B within 4 years। 4 years कहां से गिनेंगे? 4 years from the end of this year in which you are entitled for the exemption। यानी 40 लाख जब आप इन्वेस्ट कर देंगे तो यहां से 4 साल के अंदर ये पुराने साल का रेक्टिफिकेशन किया जाएगा और आपको एग्जेम्पशन दिया जाएगा। आए समझ में? पॉज करके लिखते जाओ। फिर उसके बाद डिडक्शन अंडर 10A 10B 10 ये तो कट कर दो, ये कोई काम की नहीं है। ये 10A है, 10AA है, तो उसमें क्या होता है कि वो अमाउंट ब्रॉट इन टू इंडिया रहता है ना। एक्सपोर्ट टर्नओवर का डेफिनेशन क्या रहता है? अमाउंट ब्रॉट इन टू इंडिया विद इन द गिवन टाइम। तो अगर आप बाद में लेके आए तो, टाइम के बाद में लेके आए तो, अगर बाद में लेके आए तो फिर उसका रेक्टिफिकेशन के थ्रू तुमको डिडक्शन दिया जाता है 10AA के अंदर। तो वो एक है, भूल गए तो भी चलेगा। Then credit of tax paid outside India under section 90, 90A, 91 double taxation relief। डबल टैक्सेशन रिलीफ जो रहता है ये क्या है कि अपने को दिया जाता है, डीटी रिलीफ। ये अपन पढ़ेंगे इंटरनेशनल टैक्स के चैप्टर में बाद में। तो इसके अंदर रिलीफ मिलता है, मगर होता ही है कि एविडेंस जो है कि आपने फॉरेन में टैक्स पे किया, ये अपने को अभी लाके देना पड़ेगा। तो अगर अपना असेसमेंट चालू है और असेसमेंट के अंदर इंडिया में असेसमेंट चालू है और हमने फॉरेन टैक्स का प्रूफ लाके नहीं दिया तो वो उसका रिलीफ नहीं देगा, रिलीफ नहीं देगा तो टैक्सेबल कर देगा, मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन बाद में कभी तो भी अगर वो डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लग गया और मैंने लाके असेसिंग ऑफिसर को दिया कि देखो ये था टैक्स यूएस में पे किया था मैंने, अब मेरे को रिलीफ दो, तो वो मेरा असेसमेंट खोल के रेक्टिफाई करेगा और रिलीफ अलाउ करेगा। तो वो पॉइंट यहां लिखा है देखो कि वेयर क्रेडिट हैज नॉट बीन गिवन on the ground that the payment of such tax was under dispute and if subsequently such dispute is settled, यानी साबित हो गया कि हमने पेमेंट किया है, and the assessee within 6 months from the end of the month in which the dispute is settled furnishes to the assessing officer evidence of settlement of dispute and evidence of payment of such tax। हो सकता है यूएस में डिस्प्यूट में चल रहा है टैक्स भरना नहीं भरना, तो अभी वहां फाइनल नहीं हुआ है कि कितना भरना है, तो इंडिया में मैं रिलीफ कैसे लूंगा? जब तक वहां फाइनल नहीं हुआ तो रिलीफ नहीं ले सकता ना। तो वहां फाइनल कर दूंगा, जब तो फाइनल हो जाएगा और टैक्स भर देंगे तब वो प्रूफ लाके यहाँ इनकम टैक्स अथॉरिटीज को इंडिया में देंगे कि देखो वहां फाइनल हो गया है डिस्प्यूट और इतना टैक्स हमने पे किया है। तो फिर अपने को यहाँ रिलीफ रेक्टिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। Along with the undertaking that no credit in respect of such amount has directly or indirectly been claimed or has claimed in any other assessment year।
Credit of tax which was under dispute shall be allowed for the year in which such income is offered to tax or assessed to tax in India. तो फॉरेन में हमने टैक्स पे कर दिया, तो वो इनकम इंडिया में जिस साल में हमने शो किया था उस साल में फिर अपने को रिलीफ दिया जाएगा. तो ऐसा ऐसा है. फिर स्टैम्प वैल्यू अंडर 50C है. ये कौन सा केस है कि अगर वो अपील करता है, याद है 50C में बताया था कि अगर इनकम टैक्स सॉरी स्टैम्प एक्ट के अंदर अगर आप अपील कर देते हो, स्टैम्प वैल्यू को चैलेंज करते हो, तो फिर जब वहां केस डिसाइड होगा 8 साल 10 साल 15 साल बाद, तो वो जो वैल्यू फिक्स होगी फाइनली स्टैम्प एक्ट के अंदर, वो वैल्यू लेकर के तुम्हारा कैपिटल गेन रीअसेस किया जाएगा. तो वो रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो दिया है. रेक्टिफिकेशन होगा जब वो स्टैम्प एक्ट में तुम्हारा केस फाइनल हो जाएगा, तो वहां से 4 साल के अंदर इनकम टैक्स में तुम्हारा रेक्टिफिकेशन किया जाएगा. फिर 45(5)(c) रिडक्शन ऑफ सेल कंसिडरेशन. इसमें क्या है वो देखा था अपन ने, याद होगा आपको. कंपल्सरी एक्विजिशन माया का केस था, सारा भाई. फिर वो अपील में जाता है. अपील में जाने के बाद अगर वैल्यू रिड्यूस हो गया, कोर्ट ने कहा भैया तुमको कॉम्पनसेशन ज्यादा दे दिया था, वापस करो. तो हम वापस करेंगे. तो फिर अपना जब कैपिटल गेन कंप्यूट हुआ था, ओरिजिनल कॉम्पनसेशन जब मिला था तब, तो उसको रेक्टिफाई करेंगे और रिड्यूस कॉम्पनसेशन लेंगे, देखा था. तो उसके लिए रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा ना, तो वो करेंगे. कितने साल में? 4 साल में. कहां से 4 साल? जब वो रिडक्शन हुआ वहां से आगे 4 साल में वो पुराना केस रेक्टिफाई होगा. और आखिरी में एक है 80 RRB में अगर विड्रॉ हो गया, पेटेंट का डिडक्शन होता है RRB में. और उसमें देखा था ना कि बाद में पता चला कि तुमने गलत पेटेंट लिया था, somebody else was the inventor, और तुमने गलत पेटेंट अपने नाम से करवा लिया था. तो फिर तुम्हारे जो पास्ट डिडक्शंस थे सबको रीओपन करेंगे और डिसअलाउ करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे. तो रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो रेक्टिफिकेशन भी होगा. तो ऐसे सारे पॉइंट्स हैं, 1-2 बार पढ़ के रखने का है. अदरवाइज ऑल दी सेक्शंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द पास्ट. और फिर उसके बाद छोटे छोटे 2 सेक्शंस है. डिमांड नोटिस का सेक्शन है, ये तो बहुत बार देख लिया अपन ने. यानी हर बार देखे ना कि असेसिंग ऑफिसर जब असेसमेंट कंप्लीट करता है और अगर टैक्स पेबल निकलता है तो फिर वो डिमांड नोटिस इशू करता है. तो उसका सेक्शन यहाँ दिया है डिमांड नोटिस का. तो वेयर एनी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन और अदर सम इज पेएबल in consequence of the order passed by the AO, then he will serve upon the assessee a notice of demand in the prescribed form specifying the sum so payable, provided that wherein sum is determined to be payable by the assessee or by the deductor under 143(1) or 200A TDS के केस में, the intimation under those subsections shall be deemed to be notice of demand for the purpose of this section. 143(1) यानी समरी. समरी में जो इंटीमेशन इशू हुआ था, इंटीमेशन बोलते इसको अपन, तो इंटीमेशन ऑफ डिमांड को भी नोटिस ऑफ डिमांड माना जाएगा. और 200A के अंदर ये टीडीएस का समरी असेसमेंट जो होता है, तो उसमें अगर इंटीमेशन निकला कि आपको और टीडीएस भरना है, तो उसको भी डिमांड नोटिस माना जाएगा. टीडीएस इंटीमेशन, तो ये दोनों को अपन डिमांड नोटिस मानेंगे. और एक केस उसमें दिया सुप्रीम कोर्ट का कि 156 प्रोवाइड्स फॉर अ वाइटल स्टेप टू बी टेकन बाय एओ विदाउट विच द असेसी कैन नॉट बी टर्म्ड एज डिफॉल्टर. जब तक डिमांड नोटिस नहीं आता तब तक तुम डिफॉल्टर नहीं माने जा सकते. डिमांड नोटिस आना चाहिए, और डिमांड नोटिस में टाइम रहता है नॉर्मली 30 डेज का कि 30 दिन में आप इसको पे करो. फिर अगर वो 30 दिन में आप पे नहीं करोगे, देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफॉल्टर. और फिर तुम्हारे अगेंस्ट में जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट की जा सकती है. तो विदाउट डिमांड नोटिस रिकवरी प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड.
इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आखिरी में फिर इंटीमेशन ऑफ लॉस होता है। अगर असेसमेंट में लॉस कम ज्यादा हुआ, ठीक है, कोई डिमांड नोटिस तो नहीं आएगा, क्योंकि 50 लाख का लॉस कम होके 30 लाख हो गया, फिर भी तो लॉस ही है, तो टैक्स पेएबल तो जीरो है, लेकिन ये इंटीमेट तुमको किया जाएगा। लॉस विल बी इंटीमेटेड टू यू so that you can carry forward the intimated loss in future for set of purposes। तो उसको इंटीमेशन ऑफ लॉस कहते हैं। उसको नोटिफाई करेंगे कि अब इतना लॉस तुम्हारा असेस हुआ है, नाउ यू कैन कैरी फॉरवर्ड ओनली दिस मच लॉस एंड नो फर्दर। तो इस तरह से है द टोटल चैप्टर ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था जैसा आपने देखा है ना। अब प्रैक्टिस मैनुअल में से इसके क्वेश्चंस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह उसमें दिए रहते हैं, तो वो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ओपन द प्रैक्टिस मैनुअल, सॉल्व ऑल द पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, और हमारे ऐप पे जाके उसमें जो क्वेरीज दी हुई है, एमसीक्यूज है तो एक ऐप के ऊपर, एफएचसी ऐप, तो उसको भी आप सॉल्व करेंगे, राइट। Very good.